गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टॉपिक चल रहा है उसी एक्सरसाइज के अंदर हम अपना अगला टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण क्या है? एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस in the atmosphere that are harmful to the health of the humans and other living beings or cause damage to the climate or to materials। देखिए हमारा जो वायुमंडल है बच्चों, ये वायुमंडल किसका बना हुआ है? वायु का बना हुआ है। और जो एयर है उस एयर के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ जो है गैसेस पाई जाती हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल हमारे जो एयर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इसके अलावा जो है ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सारी गैसेस जो हैं वो एक निश्चित अनुपात के अंदर पाई जाती हैं। ओके, और ये जो हमारे अर्थ के चारों ओर उपस्थित जो ये वायुमंडल है, ये हमारे जो अर्थ पर उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि सभी जीव जंतु जो हैं वो एयर के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है उसका उपयोग अपने रेस्पिरेशन के अंदर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन को लेकर। और इसी प्रकार से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा फूड प्रोडक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जो वेरियस केसेस हैं वो प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो वायुमंडल के अंदर किसी भी प्रकार का यदि कोई परिवर्तन होता है और यदि ये परिवर्तन एडवर्स जो है कंडीशंस में है, तो ये वाला परिवर्तन जो होता है, ये एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस हैं वो जो हमारे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए जो है प्रभाव डालते हैं। ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट उनमें डालते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल में उपस्थित इस प्रकार का प्रभाव, इस प्रकार की परिवर्तन जिसके द्वारा जो हमारे उस वायुमंडल के अंदर उपस्थित जो हमारे रहने वाले जो जीव जंतु हैं या जो प्लांट्स स्पीशीज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट उत्पन्न कर रहे हैं, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? ये श्रेणी में आते हैं एयर पॉल्यूशन की। ओके, और हम कह सकते हैं कि अब फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल अल्टरेशन टू द एयर in the atmosphere can be termed as air pollution। ओके, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित जो एयर है, ओके, इस एयर के अंदर उनके भौतिक, जैविक या केमिकल परिवर्तन क्या कहलाते हैं? एयर पॉल्यूशन कहलाते हैं। ओके, एंड इट अकर व्हेन एनी हार्मफुल गैसेस, dust, smoke enters to the atmosphere and make it difficult for plants, animals and humans to survive as the air becomes dirty। okay, देखिए ये इस प्रकार के जो अल्ट्रेशन है फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल जो है वो एयर के अंदर किसके द्वारा हो सकते हैं? जो है वो हार्मफुल गैसेस के द्वारा, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा, स्मोक के द्वारा। जब ये हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एंटर करते हैं, तो क्या होता है, वो वहां की एयर को क्या बना देते हैं बच्चों? प्रदूषित बना देते हैं। ओके, और इस प्रकार की जो प्रदूषित एयर है वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर उपस्थित जो प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए हार्मफुल होती है, सर्वाइवल के लिए जो होती है डिफिकल्टीज उत्पन्न करती है। ओके, इसीलिए ये जो हमारे जो परिवर्तन है एयर के अंदर, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ एयर्स है, ये कहलाते हैं क्या? एयर पॉल्यूशन। ओके, देखिए जैसे आप लोगों को पता है कि बिल्कुल क्लीन और ड्राई एयर के अंदर यदि हम इसका कॉन्स्टिट्यूट्स देखें तो क्या होता है? एयर कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे अधिकांश मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें आपको पता है नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन जो है वो 21% जो है हमारे वायुमंडल के
के अंदर उपस्थित होती है। ओके, और रिमेनिंग जो 1% है उसके अंदर देयर इज वेरियस टाइप ऑफ गैसेस इंक्लूड होती है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस, जिसके अंदर मोस्टली कौन सी ऑर्गन जो 0.9% जो है पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है बच्चों, हमारा 0.03% जो है CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स, हीलियम एंड अन्य अदर गैसेस जिसके अंदर सम्मिलित होती है। ओके, इन गैसेस के अलावा हमारी जो एयर है बच्चों उसके अंदर वाटर वेपर्स भी उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं। वाटर वेपर इज ऑल्सो ए नॉर्मल टफ क्वाइट वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। रेंजिंग कितनी होती है वाटर वेपर की, फ्रॉम 0.1 to 4% बाय वॉल्यूम होते हैं। और अंडर वेरी ह्यूमिड कंडीशंस, यदि ज्यादा ह्यूमिड कंडीशंस है तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एयर के अंदर वो लगभग 5% तक बढ़ सकते हैं। ओके, देखिए द sustainment of all things living is due to a combination of gases that collectively form the atmosphere। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा जो वेरियस जो गैसेस है उनके कॉम्बिनेशंस के द्वारा जो है वो अर्थ के अंदर सब प्रत्येक जीव जंतु जो है वो सरवाइव करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और जो है वो O2 को जो है वो रिलीज करते हैं। तो एक प्रकार का इन गैसेस का जो कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू जो है वो अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ सरवाइव करती है। ओके, लेकिन यदि किसी भी प्रकार से ये जो हमारी जो गैसेस फॉर्म जो है उनका परसेंटेज यदि बढ़ जाता है या या डिक्रीज हो जाता है, ओके, that is the imbalance caused by the increase or decrease in the percentage of these gases can be harmful to survival। ओके, यदि जो एक निश्चित अनुपात के अंदर जो ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित है, यदि इनका ये अनुपात जो है वो चेंज हो जाता है, ओके, इनका जो इनकी मात्रा है गैसेस की वो यदि बढ़ जाती है या एक जो हमारा एक नियत जो मात्रा है उससे कम हो जाती है, तो ये स्थिति जो है वो वहाँ के जो बायोटा है उसके सर्वाइवल के लिए जो है वो हार्मफुल होती है। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं, ये तो था व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर एयर पॉल्यूटेंट्स। ओके, देखिए पॉल्यूटेंट्स जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा, पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, प्रदूषक वे होते हैं जो कि प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, अनेक प्रकार के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें सच एज गैसेस के अंदर लाइक अमोनिया, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दीज आर द गैसेस जो कि मेन एयर पॉल्यूटेंट्स है जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा पार्टिकुलेट्स हो सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हो सकते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के फॉर्म के अंदर। ओके, ये दोनों बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म्स के अंदर, और कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एज ए एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो वायु को प्रदूषित करते हैं। ओके, अब इस प्रकार इन प्रदूषकों से उत्पन्न जो एयर पोल्यूशन है वो क्या प्रभाव करता है बच्चों, ये जो एयर पोल्यूशंस हैं वो अनेक प्रकार की डिजीजेस उत्पन्न करते हैं, अनेक प्रकार की एलर्जीज उत्पन्न करते हैं, यदि हम मनुष्य की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, एंड इवन डेथ टू ह्यूमंस। कई प्रकार के एयर पोल्यूशन इस प्रकार के होते हैं, यदि जरूरत से ज्यादा इनका प्रभाव हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ओके, इट मे ऑल्सो कॉज हार्म टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स एंड फूड क्रॉप्स, इनको भी ये प्रभावित करते हैं। और हमारा जो नेचुरल एंड जो बिल्ट एनवायरनमेंट है उसके लिए ये उसको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ओके, अब एयर पोल्यूशन कौन जो है वो कॉज करता है, दोनों ही, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी, ओके,
ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी एयर पोल्यूशन होता है और कुछ नेचुरल प्रोसेस है जिनके द्वारा भी जो है वो एयर पोल्यूशन होता है। ओके, हमने एयर पोल्यूशन को बच्चों दो सेक्शंस के अंदर क्लासिफाइड किया है। कुछ एयर पोल्यूशन इस प्रकार के होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते, और कुछ जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। ओके, देखिए विजिबल एयर पोल्यूशन कौन से होते हैं, जो कि विजिबल होते हैं, जो दिखाई हमें देते हैं। ओके, जैसे हम अब लोग देखते हैं स्मोक। स्मोक क्या होता है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं या जो बिग सिटीज होती है जहाँ पे कल कारखाने ज़्यादा होते हैं या जहाँ पे डीजल पेट्रोलियम जो है उनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो ऐसे एरियाज के अंदर क्या होता है, इन जो हमारा जो ऑटोमोबाइल्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं इनसे रिलीज हुए हुए जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो गैसेस हैं, ये सब एक कंबाइंड होके सनलाइट की उपस्थिति के अंदर एक जो है वो फॉग जैसा वातावरण क्रिएट कर देती हैं। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब जो बिग जो हमारी सिटीज होती हैं या जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के अंदर बिल्कुल जो है वो धुंधला धुंधला एक प्रकार का लेयर पाई जाती है जो हमें ठंड के टाइम जिसको हम कोहरा कहते हैं उसकी जैसे दिखाई देती है। तो ये हमें विजिबल होता है, तो ये एक प्रकार का हमारा विजिबल एयर पोल्यूशन कहलाता है। इनविजिबल एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो ये किस प्रकार के होते हैं, दीज आर द लेस नोटिसेबल होते हैं। ओके, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। यदि हम विजिबल एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं जो गैसेस हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो कल कारखाने या पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं उनके कंजम्पशन से या जो फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन से, ओके, इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज हैं उनके द्वारा जो ये हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, क्योंकि ये गैसेस हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन ये जो है वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देती हैं, तो ये क्या कहलाती है, दीज आर द इनविजिबल एयर पोल्यूटेंट्स। ओके, एयर पोल्यूटेंट्स को एक और कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज प्राइमरली एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ओके, अब इसके मतलब क्या हुआ, देखिए प्राइमरली एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, द पोल्यूटेंट्स दैट आर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस कैन बी कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। यदि हम इसका एग्जांपल देखें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच इज इमिटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज। ओके, जो कि डायरेक्ट फॉर्म के अंदर जो है वो रिलीज हो रहे हैं पोल्यूटेंट्स, वो कहलाते हैं हमारे प्राइमरली एयर पोल्यूटेंट्स। और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, आर द वन दैट आर कॉज्ड बाय द इंटरमिंगलिंग एंड रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल स्मोक, this is created by the interaction of several primary pollutants is known as a secondary pollutants। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि स्मोक क्या है, स्मोक बेसिकली क्या है, जो फॉसिल फ्यूल्स या जो हमारे पेट्रोलियम जो हमारा डीजल और पेट्रोल के कंबंशंस के द्वारा फैक्ट्री से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या अन्य जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ये एक PAN जिसे परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हम कहते हैं, PAN परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसका निर्माण होता है। और ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो वायुमंडल की जो मॉइस्चर है, ओके, मॉइस्चर के साथ मिलकर एक प्रकार का एक धुंधला आवरण जो है हमारी अर्थ के ऊपर एक धुंधला आवरण बना लेता है बच्चों, और ये जो धुंधला आवरण है यही क्या कहलाता है, स्मोक कहलाता है। ओके, इसको हम यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। फोटोकेमिकल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड से और हाइड्रोकार्बन से वो सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं, जो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके एक प्रकार का धुंधला लेयर जो बना लेती है, जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। और ये जो हमें जो जहाँ उन एरियाज में जहाँ दिखाई देता है जहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो
पाई जाती हैं, या यहाँ पे पेट्रोल और डीजल्स का कंबंशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, उन एरियाज के अंदर हमें इस प्रकार का स्मोक देखने को मिलता है। ओके, अब हम मेन एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें बच्चों, तो देखिए मेन एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पार्टिकुलेट्स मैटर है इसके अंदर। ओके, एंड ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, लेड एंड हैवी मेटल्स, ये कुछ हमारे मेन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, अब बात होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पेड़ पौधों के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करके क्या बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और क्या फूड मटेरियल जो है वो बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। लेकिन मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो क्या है, 0.03% है एनवायरनमेंट के अंदर, इसेंशियल है प्लांट्स के लिए। लेकिन शुरुआत में मैंने कहा था कि ये जो गैसेस है यदि ये अपने निश्चित अनुपात से कम या ज्यादा मात्रा के अंदर एनवायरनमेंट में उपस्थित हो तो ये भी एक प्रकार से पॉल्यूटेंट का कार्य करती हैं, वातावरण को प्रदूषित करती हैं। ओके, हमारा चूंकि आज का यदि हम एनवायरनमेंट देखें तो उस एनवायरनमेंट के अंदर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के कंबंशंस के द्वारा रिलीज होती है। ओके, तो ये जो गैस है ये एनवायरनमेंट के अंदर हमारा जो एक निश्चित अनुपात है इससे ज्यादा मात्रा के अंदर अभी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उपस्थित है, ज्यादा मात्रा के अंदर उपस्थित है। और चूंकि ज्यादा मात्रा के अंदर उपस्थित है इसीलिए ये पॉल्यूटेंट का कार्य करती है। और ये जो है हमारा मेन जो आजकल चल रहा है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे जलवायु के तापन के लिए उत्तरदायी गैस बनती जा रही है। ओके, ये तो थे कुछ मेन हमारे पॉल्यूटेंट्स। अब हम इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। हम देख लेते हैं क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स क्या है। देखिए देयर आर 6 मेजर एयर pollutants that have been designated by US Environmental Protecting Agency, that is Environmental Protecting Agency, जिसने 6 मेजर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको डेजिग्नेट किया है किस रूप के अंदर, दैट इज क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स के रूप में। अब दिस क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स क्या है, क्राइटेरिया मीनिंग्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ these pollutants in the atmosphere are useful as indicators of the overall air quality. Okay, ये जो 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनकी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर क्या कंसंट्रेशन है, इनकी ये कंसंट्रेशन जो है वो हमें उस ओवरऑल एयर की क्वालिटी को इंडिकेट करने में जो है वो यूजफुल होती है। तो ये जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं 6, उन्हें जो हमारी ईपी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस की, उन्होंने एज ए क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स जो है वो बताया है। ओके, द सोर्सेज, एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशंस एंड इफेक्ट्स ऑफ द क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं ये हम इस टेबल के जरिए देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स बताया गया है, कॉमन सोर्सेज उस पॉल्यूटेंट्स के कौन कौन से हैं, एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, कितनी मैक्सिमम जो है एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन कितनी एक्सेप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर उनकी कंसंट्रेशन वो यहाँ बताई गई है। एनवायरमेंटल रिस्क बताया गया है यहाँ पे कि पर्यावरण को क्या क्या हानि हो सकती है पर्टिकुलर एयर पोल्यूटेंट से, एंड ह्यूमंस की हेल्थ पर वो किस प्रकार से कुप्रभाव डालते हैं, दुष्प्रभावित करते हैं, वो बताया गया है। सबसे पहले हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसके द्वारा रिलीज होती है, ऑटोमोबाइल इमिशंस के द्वारा। ओके, यदि हम बात करें और जो है वो फायर्स के द्वारा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा, जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है उनकी कंबंशंस के द्वारा, और जो हम जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल इनका जो दोहन करते हैं, इनका जो दहन करते हैं। ओके, in the absence of oxygen
ऑक्सीजन मेनली, तब ये CO2 जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दिस इज द वेरी हार्मफुल गैस। एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन देखिए हम मैक्सिमम तो 35 ppm जो है 1 आवर पीरियड एंड 9 ppm 8 आवर पीरियड इसकी एक्सेप्टेबल होती है मैक्सिमम। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये भी स्मोक के फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करती है यदि हम एनवायरमेंटल रिस्क देखें। ओके, और यदि ह्यूमन हेल्थ के अंदर रिस्क देखें हम तो दिस इज द एक्सेलरेट्स सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज, जिसके फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन इसके द्वारा हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों। और इसके अलावा ये जो फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज है जो हेल्थी पीपल्स की उसको रिड्यूस करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। देखिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है बच्चों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मनुष्यों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि यदि इस कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा मात्रा के अंदर इनहेल कर ले ह्यूमन बीइंग्स तो क्या होता है, ये जो गैस है इस हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड, और ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, वैसे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाता है। ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो है वो मनुष्य का दम घुटने लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज द एस्फिक्सिएशन। ओके, दम घुटने लग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कहते हैं कि बंद कमरे के अंदर अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, या जो हमारे बिल्कुल जो है वो गैराज वगैरह के अंदर जो कारों के अंदर ऐसे चला के सो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, उस पर्टिकुलर वातावरण के अंदर जो अंगीठी जो जलाई है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है वो चारों तरफ फैल के हमारी जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति का दम घुटने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये गैस जो है वो हार्मफुल इफेक्ट उत्पन्न करती है। सेकेंड हम बात करें हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, हम बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड की, ओके, NO की, या हम बात करें N2O की नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के रूप में। तो ये भी ऑटोमोबाइल्स जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनके इमिशन, उनके जो है उनके जो ईंधन है उसके दहन के द्वारा निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के दौरान निकलती है, और वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो हमारे कल कारखाने हैं उनके द्वारा ये हार्मफुल गैस रिलीज होती है। पर यह पीरियड के अंदर जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रेंज है इसकी दैट इज 0.053 ppm है, और ये जो है वो प्लांट्स को जो है डैमेज करती है। इसके अलावा स्मोक फॉर्मेशन का कार्य भी इसके द्वारा हो जाए। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए जो है मुख्य उत्तरदायी गैस जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो इसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है। अब ये क्या जो है वो ह्यूमंस के अंदर क्या करती है, ये एक तो इन्फ्लेमेशन जो जलन है इस तरह का वो उत्पन्न करती है, और इसके अलावा ये जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस है उसके अंदर रुकावट करती है। ओके, अब नेक्स्ट पोल्यूटेंट देखें दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का कॉमन सोर्स है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा फॉसिल फ्यूल के कंबशंस के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वेरियस जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, कल कारखाने जो है, फैक्ट्रीज हैं, उनके द्वारा जो है वो उनके निकलने वाले धुएं के अंदर जो है वो अधिकांश मात्रा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इमिशंस हैं, जो हमारे जो ये ऑटोमोबाइल्स जो चलते हैं, कार, जीप, मोटरसाइकिल्स वगैरह, इनसे निकलने वाले धुएं के अंदर भी जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा निकलती है। ओके, अब एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन देखें तो 0.03 ppm 1 ईयर पीरियड, 0.14 ppm 24 आवर्स पीरियड के लिए ये एक्सेप्टेबल होती है। और ये हेल्थ एंड जो का मेजर कॉज है। इसके अलावा कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन फॉर्मेशन एंड विच सब्सिक्वेंटली डैमेज फॉलिएज, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। ओके, रिएक्ट्स टू द फॉर्म पार्टिकुलेट मैटर। SO2 गैस जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सब मेन कारण होती है हमारे किसके लिए, एसिड रेन। ओके, एसिड रेन का नाम आपने सुना होगा, अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं।
ओके। देखिए जो कल कारखाने या इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंबल्शन इसके द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं। ओके, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस क्या करती हैं, जब रेनफॉल होता है बच्चों, जब रेनी सीजन होता है, रेनफॉल होती है, तो ये क्या होता है, वर्षा के जल के साथ कंबाइंड हो जाती हैं। ओके, और यहाँ पर ये SO2 गैस जो है वो वाटर के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाती है, अम्ल बनाती है, एसिड बनाती है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, मेनली सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाती है। अब वाटर क्या हो गया, क्योंकि अम्ल उपस्थित हो गया तो वाटर एसिडिक हो जाता है, और इस प्रकार के एसिडिक वाटर की जब रेन होती है, वर्षा होती है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ओके, और इस प्रकार की जो वर्षा है वो वनस्पतियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। ओके, ये जो है हमारा जो प्लांट्स हैं उनको डैमेज कर देती है बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, वेरियस जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके शरण का कारण बनती हैं, उनके अंदर जो है वो शरण उत्पन्न हो जाती है, एक प्रकार का इरोजन उनके अंदर होने लग जाता है। ओके, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, सुना होगा कि ताजमहल जो है वो धीरे धीरे उसका जो मार्बल है उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, व्हाइटिश टू वो जो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। ओके, अम्लीय वर्षा के कारण जो होता है, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट्स को भी क्षरित करती है। ह्यूमंस की हेल्थ पे क्या प्रभाव डालती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, देखिए इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, और बेसिकली ये जो अस्थमेटिक और जो हार्ट डिजीजेस वाले जो ह्यूमंस होते हैं, जिनको हार्ट डिजीजेस ज़्यादा होती है, जो अस्थमेटिक होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ओके, अब हम बात करें ओजोन। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारी NO है एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल इमिशंस, उनके द्वारा गैसोलीन वेपर्स में, केमिकल सॉल्वेंट्स के एंड इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज के अंदर जो है वो ओजोन रिलीज होती है। 8 आवर्स पीरियड्स के अंदर 0.075 ppm जो है इसका एक्सेप्टेबल होता है। ये ओजोन जो है वो कहाँ इंटरफियर करती है, इंटरफियर्स विद द एबिलिटी ऑफ सर्टेन प्लांट्स टू रेस्पायर, लीडिंग टू इंक्रीज जो है ससेप्टेबिलिटी टू अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, फॉर एग्जांपल डिजीज, हार्श वेदर, ये उत्पन्न करती है। एंड ह्यूमंस के अंदर देखें तो दिस रिड्यूसेस लंग फंक्शंस, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रीदिंग पैसेज, सांस लेने के अंदर भी जो है इसके द्वारा कठिनाई होती है। ओके, पार्टिकुलेट मैटर के, देखिए ओजोन जो है, वैसे हमने ओजोन अभी पढ़ा, हम जानते हैं कि ओजोन जो है हमारे अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फीयर, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, वहाँ पर जो है ये लेयर पाई जाती है, और वैसे ये लेयर जो है वो ओजोन लेयर हमारी जो सनलाइट से आने वाली जो हमारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोकने का कार्य करती है। ओके, इस प्रकार अर्थ पे उपस्थित जो हमारे वनस्पति हैं, जीव जंतु है, उनको जो है वहां तक हमारी अल्ट्रावायलेट रेज जो है नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हानिकारक जो ये रेस हैं उनसे हमारा बचाव करती है ओजोन लेयर। लेकिन यदि इसकी मात्रा 0.075 ppm एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा होने पर ये हमारे इस प्रकार की कंडीशंस उत्पन्न करती है। अब बात करें हम पार्टिकुलेट मैटर की, तो देखिए पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं उनका सोर्स कौन कौन से होते हैं। यदि हम बात करें सोर्सेज ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स इंक्लूड फायर, स्मोकेज, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड अनपैक्ड रोड्स। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा रिएक्शंस बिटवीन गैसियस केमिकल इमिटेड बाय पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स। ये कुछ जो हमारे सोर्सेज हैं जो कि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिलीज करते हैं, लाइक बिल्डिंग्स बनती हैं, जो है रोड्स बनने का कार्य होता है उस टाइम पे। तो उस ऐसे टाइम पे जो है हमारे जो वातावरण के अंदर पार्टिकुलेट मैटर्स जो है ज़्यादा मात्रा के अंदर रिलीज होते हैं। ओके, ये उनका जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रेंज यहाँ बताई गई है। इसके अलावा ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो वर्षा जल के साथ मिलकर एसिड रेन के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस द पीएच बैलेंस ऑफ वाटरवेज एंड डैमेज
फॉलिएज का डैमेज होता है, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, उनका जो है डैमेज करते हैं। और ब्रीथिंग पैसेज यदि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसके अंदर इरिटेशन करते हैं। ये हार्ट बीट को इरेगुलर करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ओके, लास्ट जो हमारा क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट है दैट इज लेड, जिसको हम पीबी से डिनोट करते हैं। किस कहाँ पे रिलीज होता है ये? जो मेटल प्रोसेसिंग जो हमारे एरियाज होते हैं वहाँ रिलीज होता है। मेटल प्रोसेसिंग जो हमारा जो प्रक्रिया है उसमें रिलीज होता है। वेस्ट इंसिनरेशन के अंदर रिलीज होता है। जो हमारे कचरों को जो उनको जलाने के दौरान जो है वो लैड निकलता है। और फॉसिल फ्यूल कंबशन जो है हमारे जीवाश्म ईंधन, उनके कंबशन के थ्रू जो है वो उस टाइम पे लैड जो है वो निकलता है। एक्सेप्टेबल रेंज है दिस इज द किसको हार्म करता है? बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें कमी उत्पन्न करता है ये, क्योंकि लेड जो है वो अपना विपरीत प्रभाव जीव जंतुओं पर दिखाता है। किस प्रकार से? डिक्रीज रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन की जो दर है रिप्रोडक्शन, उसको डिक्रीज करता है। इसके अलावा ये वर्टिब्रेट्स के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ओके, यदि ह्यूमंस के अंदर देखें तो एडवर्स इफेक्ट्स अपॉन मल्टीपल बॉडीली सिस्टम मे कंट्रीब्यूट टू लर्निंग डिसेबिलिटीज व्हेन यंग चिल्ड्रंस आर एक्सपोज। यदि यंग चाइल्ड्स जो है लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो उनकी जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज उनके अंदर उत्पन्न होती है। और एडल्ट्स के अंदर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज उत्पन्न करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो ये हमने आज थोड़ा क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसके अंदर हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।